हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल iTube क्लासेस में। हमेशा की तरह आज भी मैं लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, या मैं कहूं कि मॉनसून के टाइम पे हमेशा न्यूज़ में रहता है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्रह्मपुत्रा रिवर इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि वो स्पेस से भी नज़र आती है और इसका आसाम की फ्लड में बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसाम में इतना फ्लड क्यों आता है? यह फ्लड आने का कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा अगर हमें इस बात का फाइनल रीज़न जानना है। तो फैक्टर्स जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो चलिए पहले यहाँ की ज्योग्राफी समझ लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर और आसाम की ज्योग्राफी से पहले हिमालय की ज्योग्राफी यानी भूगोल को जानना ज़रूरी है। अगर हम इंडिया के नदर्न माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ हमें 4 माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। सबसे पहले आती है आपकी ट्रांस हिमालयन रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुछ बहुत ही ऊंचे पीक्स जैसे K2, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। यह जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, जिसे गॉडवन ऑस्टिन और छोगोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सैवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके ऊपर माउंटेनियरिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कैलाश मानसरोवर, जो हिंदुओं का एक बहुत ही पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट है, वो भी ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। एक बात और आपको मैं बताता चलूं कि ट्रांस हिमालय मेन हिमालय का पार्ट नहीं है। दोनों की ओरिजिन अलग है, यानी फॉर्मेशन का प्रोसेस और टाइमलाइन डिफरेंट है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है मेन हिमालय। मेन हिमालय की सबसे नदर्न मोस्ट रेंज को हिमाद्री भी कहा जाता है। यह फैला हुआ है जम्मू और कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत में नामचा बरुआ तक। हिमालय की सबसे ऊंची माउंटेन पीक जो इंडिया में है वो पाई जाती है सिक्किम में, जिसका नाम है कंचनजुंगा। कंचनजुंगा एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दूसरी रेंज है मिडल हिमालय, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। इसकी हाइट हिमाद्री से काफ़ी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन इसी रेंज में पाए जाते हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी एटसेट्रा। तीसरी और सबसे सदर्न रेंज है जिसका नाम है शिवालिक। यह एज में दोनों रेंज से काफ़ी कम है। ईस्ट में पाई जाती है पूर्वांचल हिल्स। यह हिमालय की साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक के पास से। उसके बाद यह ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है। नामचा बरुआ के पास यह सदर्न टर्न लेती है और दिहांग गोर्ज के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यह गोर्ज ब्रह्मपुत्रा ने हिमालय रेंज को काट कर बनाया है। अरुणाचल के हिली रीजन्स को पार करते हुए ब्रह्मपुत्रा पहुंचती है आसाम में। आसाम वैली एक प्लेन यानी समतल एरिया है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, वो यह है कि ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन तिब्बत में होता है, जिसकी हाइट 4000 से 5000 मीटर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू यानी पठार है। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम में डिब्रूगढ़ के पास एंटर करती है। अभी आप एक बात पे गौर करें कि डिब्रूगढ़ की हाइट सी लेवल से सिर्फ 108 मीटर है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि 4000 से 5000 मीटर ऊंचाई से आने वाली ब्रह्मपुत्रा रिवर जब आसाम रिवर में एंट्री करती है तो उसकी कितनी ज्यादा स्पीड होती होगी। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत और अरुणाचल को पार करके आती है तो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स भी लाती है, और इसके ऊपर अगर अरुणाचल प्रदेश और आसाम में अगर हैवी रेनफॉल हो जाए तो वाटर लेवल बहुत ही खतरनाक रूप से ऊपर आता है। आसाम में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम वैली को पार करके बांग्लादेश में एंटर करती है। जब ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम को पार करती है तो बहुत सारी दूसरी नदियां भी ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती हैं, जैसे सुबनसिरी, कामेंग, बेकी, मानस, लोहित और दिबांग एटसेट्रा। हाई रेनफॉल की वजह से ये सब रिवर्स अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर कैरी करती हैं और ओवरफ्लो होती हैं। इसकी वजह से आसाम रिवर के आसपास के एरियाज में फ्लड आता है। काजीरंगा पार्क, जो वन ऑन रीनो के लिए जाना जाता है, इसी एरिया में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ कई और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिलती हैं, जैसे पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क। तो दोस्तों, ये तो रही यहाँ के ज्योग्राफिकल रीजन्स। चलिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज की भी बात करते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। हर साल यहाँ बहुत खतरनाक फ्लड्स आती हैं, बहुत सारी मौतें होती हैं, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं, गांव, शहर, फसलें सब कुछ तहस नहस हो जाता है।
जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इसमें सिर्फ ज्योग्राफी और टोपोग्राफी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फ्लडिंग एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन फ्लड्स को नेचुरल डिजास्टर में बदलने में हम इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ तक कि एक टाइम होता था जब आसाम के लोग सीजन की पहली फ्लड का बड़ी खुशी के साथ स्वागत करते थे, क्योंकि यह जमीन को काफी फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाता था। हालांकि जरूरत से ज्यादा पानी बहुत कुछ नुकसान भी करता है। बहुत सारी सरकारों ने पिछले 60 सालों में लगभग 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। किस लिए? एम्बैंकमेंट यानी घाटबंदी करने के लिए। अमेरिका के एक सिविल इंजीनियर चार्ल्स एलेट जूनियर ने 19वीं सेंचुरी में चेतावनी दी कि एम्बैंकमेंट बनाने से नदी का नेचुरल फ्लो और विड्थ कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका लेवल बढ़ने लगता है और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन उस समय उनकी बातों को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन आज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो बिल्कुल सही थे। चलिए इसे डिब्रूगढ़ के एग्जाम्पल से समझते हैं। डिब्रूगढ़ में बहुत बड़े लेवल से घाटबंदी की गई है जो इसे फ्लड से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन एक दूसरा शहर पत्रगांव, जहां पे ये एम्बैंकमेंट खत्म हो जाती हैं, वहां ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराता है। तो जब फ्लड आती है तो डिब्रूगढ़ तो सेफ हो जाता है, लेकिन पत्रगांव में तबाही का मंजर आता है। तो फिर एम्बैंकमेंट बनाए क्यों जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से होता है, पॉलिसी की वजह से नहीं। वी नीड टू थिंक अबाउट इट। और तो और लैंडस्लाइड और फॉल्टी ड्रेनेज की वजह से यह एम्बैंकमेंट बहुत वीक हो चुके हैं। कम से कम 80% एम्बैंकमेंट जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है। इसके अलावा नदी के दोनों तरफ काफी बड़े लेवल पे एंक्रोचमेंट भी हुआ है, जिससे पहले से ज्यादा लोग रिवर्स के क्लोज आ गए हैं और उनकी लाइफ रिस्क पे आ गई है। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में की जा रही जंगलों की कटाई और पहाड़ को काटने की वजह से सिचुएशन बद से बदतर हो गई है। इन सब के अलावा यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ईस्टर्न हिमालय पे काफी बुरी तरह से पड़ा है। ग्लेशियर बहुत स्पीड के साथ पिघल रहे हैं, रिवर वाटर लेवल बढ़ रहा है और सिर्फ बचती है तो वह है तबाही। ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, लेकिन एनिमल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ऐसा कहा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड्स आना बहुत जरूरी है अगर यहाँ के वर्ल्ड फेमस वन ऑन रिनो को सरवाइव करना है। तो फ्लड की वजह से यहाँ के ग्रासलैंड फिर से रिचार्ज होते हैं, उनमें अच्छी ग्रोथ होती है। पहले फ्लड्स के टाइम पे जानवर पार्क के हायर ग्राउंड पे चले जाते थे, लेकिन 2019 और अभी 2020 में फ्लड्स इतनी ज्यादा है कि पार्क के हायर ग्राउंड्स को भी डुबो चुकी है। सडनली जानवरों के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह बची ही नहीं। हालात इतनी खराब है कि प्रेजेंट टाइम में पोचिंग से ज्यादा डेथ फ्लडिंग की वजह से होती है। तो क्या कोई इसका सॉल्यूशन है? ब्रह्मपुत्र रिवर इतनी बड़ी है कि इसे काबू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एक्सपर्ट की सजेशन क्या है? एक्सपर्ट की सजेशन ये है, एक तो फ्लड की एडवांस इंफॉर्मेशन विलेजेस तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा, सिर्फ उन एम्बैंकमेंट को मजबूत और मेंटेन किया जाए जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और तीसरा, अब फ्यूचर में किसी भी तरह की एम्बैंकमेंट यानी कि घाटबंदी को रोका जाना चाहिए। लो लाइंग फ्लड प्लेन्स में सब तरह की कंस्ट्रक्शन को बैन किया जाना चाहिए। शायद ये टाइम आ गया है कि हम एक्ट करें, रिएक्ट नहीं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच।